अच्छा, अब जरा आते हैं उस मिशन पे जो कि फेब के एंड या मार्च के बिगिनिंग में होना है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान को अगली किस्त मिलती है $1 बिलियन की या नहीं। टैक्स के अलावा जिसमें हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, 7 माह में तकरीबन 468 बिलियन का शॉर्टफॉल है, क्या उसके अलावा तमाम बेंचमार्क्स पूरे हैं? और ये कितना सिग्निफिकेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि हमने टैक्स टारगेट अचीव नहीं किया है? ओवरऑल अगर आप देखें ना, हमारी परफॉर्मेंस ना अच्छी है ना बुरी है, मिक्स परफॉर्मेंस है। जो हमारे अहदाफ IMF के साथ तय हुए हैं उसमें टैक्सेशन तो हम सब बात करते हैं, वो सिर्फ 6 माह का रिव्यू करेंगे और फिर अगले भी देखेंगे आगे कितना शॉर्टफॉल आ सकता है पोटेंशियली। तो 6 माह का आपको पता है कोई रफली 384 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। फिर ताजिर जो है, मतलब यहाँ पे तो हुकूमत के पास एक आर्गूमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्लो हो गई थी जी, महंगाई जितनी हमने फोरकास्ट की, महंगाई बढ़ने की रफ्तार उससे कम थी, तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन कम हो गई, हमारे कुछ पॉलिसी मेजर्स वो किक इन नहीं हो सके। यहाँ पर तो शायद आपको जस्टिफिकेशन मिल जाए। हुकूमत इस बात की क्या जस्टिफिकेशन देगी कि ताजिर 2 स्कीम से आपने 23.5 अरब रुपए इकट्ठा करना था, शायद 12-13 लाख या 20 लाख रुपए एट बेस्ट आपने इकट्ठा कर लिया होगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है क्योंकि हुकूमत रिफॉर्म्स में आ जाता है कि आपने ब्रॉड बेस करना है। बाकी अगर फिस्कल वाली साइड पे देखें, सूबों ने जो कैश सरप्लस दिखाना होता है वो जितना दिखाना उससे ज़्यादा दिखाया, अ गुड पॉइंट। वफाकी हुकूमत ने जितना प्राइमरी बजट का सरप्लस दिखाना था उससे ज़्यादा दिखाया, गुड पॉइंट। फिर सूबे ने जो नेट अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो उन्होंने जितना इकट्ठा करना था उससे ज़्यादा, गुड पॉइंट। तो ये 3-4 बहुत अच्छी चीज़ें भी इसके अंदर हैं। मॉनेटरी साइड के ऊपर भी कुछ चीज़ें होंगी जो स्ट्रक्चरल चीज़ें होंगी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको प्रॉब्लम आएगा। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़ीरो प्रोग्रेस। पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड उसके कानून में तब्दीली करनी थी, ज़ीरो प्रोग्रेस। इसी तरीके से और ट्रांसपेरेंसी से 3-4 और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। तो हुकूमत के लिए मैं ये नहीं देख रहा कि मिक्स परफॉर्मेंस है, आप कह रहे हैं। मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। बेंचमार्क के हवाले से मिक्स परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। टैक्सेशन के हवाले से क्या हम कोई रिव्यू में जाना चाह रहे हैं कि जो टारगेट है उसको नीचे करें या कोई नया बजट लाने की कोशिश होगी फिर हमारी? देखिए, अगर तो IMF के प्रोग्राम के ऊपर जाए ना तो स्ट्रिक्टली अगर वो उसकी आप स्ट्रिक्टली बात करते हैं तो फिर तो मिनी बजट है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ को रूल आउट कर चुके हैं ट्वाइस अ टाइम के। उन्होंने कहा जी कि मैं मिनी बजट नहीं लाने के हक में, आप अपनी जो इन्फोर्समेंट है उसको बेहतर करें। जब हम FBR से बात करते हैं तो FBR कह रहे हैं कि हम 26% ग्रोथ दे रहे हैं इस हालात में जब पाकिस्तान की GDP 1% से ग्रो कर रही है, एवरेज इन्फ्लेशन आपकी अभी भी 6.5% है, तो नॉमिनल GDP ग्रोथ 7.5% से ग्रो कर रही हो और 26% टैक्स कलेक्शन हो, बावजूद में हैवी टैक्सेशन हुई, आपको पता है, तो नॉट अ बैड परफॉर्मेंस। लेकिन इनको 26% नहीं चाहिए, इनको 40% ग्रोथ चाहिए। तो इस बेस के ऊपर ये जो टारगेट है उसको कम करवाने के लिए जा रहे हैं कि इनकी कोशिश होगी कि किसी से टारगेट कम हो जाए। इसमें एक जो चीज़ हुकूमत की फेवर में जाएगी वो ये है, मार्च में ये मिशन पाकिस्तान आ रहा है, रफली 2 हफ्ते की एक्सरसाइज होती है। तो बोर्ड इनका अगर सब अच्छा भी हो जाता है तो बोर्ड इनका बाय एंड ऑफ अप्रैल तक, मिड अप्रैल, एंड अप्रैल, अर्ली मई, तो फिर टाइम नहीं बचता ना कि अभी मिनी बजट भी ले आए, फिर मई जून में एक और बड़ा बजट भी आए, तो वो उस वजह से शायद तो फिर बच जाएंगे मिनी बजट से, लग रहा है। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताएं, ग्रोथ की जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक मिक्स्ड ओपिनियन इस वक्त सुन रहे हैं। वजीर आजम अब मुसलसल आके कह रहे हैं कि हमें मईशत को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को फर्दर स्टेबलाइज करना है ताकि रिजर्व्स बिल्ड करें और हमें इस बूम एंड बस्ट साइकिल में नहीं जाना है। क्या प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कोई इख्तलाफ नजर आ रहा है? मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर किस हद तक ये बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ओवरऑल बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक में बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करवाया जाए, ये आवाज़ें आ रही हैं। जी, जिसमें रियल एस्टेट वाले भी हैं, बाकी सारे भी। मैं इसके ऊपर अपना जो मेरा जो लिटिल इसमें एक है ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि इस स्टेज के ऊपर अगर कोई भी, चाहे वो हुकूमत में से, चाहे अपोजिशन में से, चाहे बिजनेस कम्युनिटी में से, चाहे मीडिया में से, एकेडमिया में से, अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत तेज़ रफ्तारी से ग्रोथ करनी चाहिए, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल्स ठीक अभी भी नहीं है। हमें दिवालिया होने की आवाज़ इसलिए नहीं आ रही कि चीन रोल ओवर कर देता है, IMF की छतरी ऊपर है, सऊदी अरब भी रोल ओवर कर देता है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी कर देता है। जब ये छतरी हट जाएगी तो फिर दिवालिया वाली बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस स्टेज के ऊपर पहले इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक कर लीजिए, उसके बाद ग्रोथ की। और अभी तो हम IMF के प्रोग्राम के पहले साल में है। IMF के प्रोग्राम में अगर आप होते हैं, आपको पता है कि ग्रो करना इस तरीके से तेज रफ्तारी से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं वो भी इस किस्म के हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आखिरी क्वार्टर हो अगर IMF प्रोग्राम का, या IMF प्रोग्राम के बाद ये ज्यादा मुमकिन होता है। देखिए, इसमें जो असल बात जो इस वक्त ना हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर आया वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आया हुआ है। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक इम्तहान है। सैलरीड क्लास, इससे बुरी कोई क्लास पाकिस्तान में इस वक्त जो पिसी हुई है वो नहीं है। सैलरीड क्लास के लिए तो कोई कुछ सोचने को तैयार नहीं है। रियल एस्टेट को वो प्लॉटों का कारोबार करते हैं जिसमें मेरा आपका इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं है, 2 इंडिविजुअल्स का फायदा है, उसको रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। जहां पे रिलीफ देनी चाहिए वहां इसलिए नहीं दे रहे जी कि IMF का प्रोग्राम है। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर को उन्होंने रिलीफ दी
तो इन्होंने जो कुछ टाइटनिंग की थी रियल एस्टेट सेक्टर की थ्रू टैक्सेशन, उसके असरात ज़ायल होंगे। जब उसके असरात ख़त्म होंगे तो फिर स्पेकुलेटिव ग्रोथ होगी, वो पाकिस्तान का नुकसान करेगी।